तो तुम्हारा 20th सेंचुरी बॉयज के सेकंड पार्ट में स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 11 से 30 तक, यानी कि 20 चैप्टर्स। और अगर तुमने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, हमने एक डिस्कॉर्ड चैनल भी खोल लिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। उधर मैं तुमसे सैटरडे संडेज को वार्तालाप करने के लिए आया करूंगा। सो बी रेडी विद योर क्वेश्चंस, नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन, Q&A नहीं है, रिलेटेड टू एनिमे एंड समथिंग। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यार रिकैप। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक मिस्टीरियस लीडर है फ्रेंड नाम का, और वो अपने मकसद के लिए लोगों को मरवा रहा है। तभी उसके ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल केंजी को अपने दोस्त के लेटर में मिलता है, और जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करना चालू करता है उसे पता चलता है कि ये सब कुछ कनेक्ट है और इनके बचपन से भी ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चैप्टर 11 to 15। तो कहानी स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि युकीजी ये अकेली बंदी थी जो उन्हें स्कूल टाइम पर उन पुलिस से बचाती थी। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ युकीजी कस्टम ऑफिशियल्स में काम करती है। उसके सारे दोस्त उसे देखकर पहचान लेते हैं। तभी केंजी भी उससे सिंबल के बारे में पूछता है, लेकिन वो काफी बिजी थी इसलिए वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युकीजी की दोस्त और उसका एक और दोस्त दोनों के दोनों लॉयर्स फ्रेंड की ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे से बात करते हैं, मौंजू में इंशु, क्योंकि उन्हें बहुत शिकायत आ रही है दूसरे के पेरेंट्स से कि उनके बच्चे इन्फ्लुएंस होकर इनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछती है तो वो कहता है तुम्हें कोई नाम चाहिए इसे बुलाने के लिए, और फिर वो चम्मच को 2 बार टेबल पर टैप करता है और कहता है ये नाम कैसा है। फिर वो फ्रेंड का नाम भी फ्रेंड ही बताता है और उन्हें उससे कुछ भी पता नहीं चलता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद वो देख हैरान हो जाते हैं कि वहाँ रखी हुई सारी चम्मचें टेढ़ी हो गई थी। दूसरी तरफ युकीजी केंजी को बताती है कि ये सिंबल ओच्चो ने बनाया था, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद युकीजी दोस्त उसे ओच्चो के बारे में बताती है कि वो थाईलैंड में बिजनेसमैन था, लेकिन एक एक्सीडेंट होने के बाद उसने अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया और यहाँ तक कि अपनी बीवी ओच्चो को भी छोड़ दिया, और अभी भी वो लापता है। अब हमें वही पुलिस वाला दिखाया जाता है, चो-चान, जो कि एक हफ्ते में रिटायर होने वाला है, और अपने जॉब के कारण वो अपनी लाइफ में कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच पाया अपनी फैमिली के पास। जब उसकी बच्ची का स्कूल एनुअल फंक्शन था तब वो 2 घंटे लेट पहुंचा था, जब उसकी बेटी की शादी हुई तब वो 3 घंटे लेट पहुंचा, और जब उसकी बीवी की डेथ हुई तब वो 4 घंटे लेट पहुंचा। और तब से उसकी बेटी उससे बात नहीं करती। लेकिन आज वो अपनी पोती के बर्थडे पार्टी में जा रहा है, और अब वो जाकर अपने कलीग यामासान से बात करता है और उसे बताता है कि वो शिकिसामा केस पर काम कर रहा था, और कहीं ना कहीं इस सिंबल का ही इस वायरस और शिकिसामा के गायब होने से कोई रिलेशन है। इसलिए मैंने फिर काफी इन्वेस्टिगेशन की, और फिर मुझे पता चला कि जो ये फ्रेंड है और ये स्टोर वाला केंजी, ये दोनों स्कूल में क्लासमेट्स थे। फिर मैंने सोचा कि उससे पूछ कर आऊं, लेकिन वो काफी बिजी था। लेकिन पता है, उनकी क्लास टीचर ने बताया था कि उनकी क्लास में एक बच्चा था जो स्पून्स को बैंड कर देता था। तभी उसकी बेटी का फोन आता है और वो कहती है कि अगर आज आप वक्त पर बर्थडे पार्टी में आ गए तो मैं आपको माफ कर दूंगी। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाते हुए यामासान उसकी गर्दन पर हाथ मारता है। उसके बाद जब वो रास्ते में चल रहा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके पीछे से खून आ रहा था, और फिर हमें पता चलता है कि डिटेक्टिव यामासान भी फ्रेंड के साथ ही मिला हुआ है, और चो-सान को ज्यादा जानकारी थी फ्रेंड के बारे में, इसलिए उसने उन्हें वायरस देखकर प्योरीफाइड कर दिया। फिर से युकीजी केंजी की दुकान पर आकर फोटोकॉपी कर रही थी क्लास रियूनियन के कार्ड्स की। वो कहती है इस रियूनियन से शायद हमें ओच्चो के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। वैसे मुझे एक बात पता चली है उसके बारे में, 9 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद उसने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन 8 साल पहले एक बिजनेसमैन जो उसे जानता था उसने उसे इंडिया में देखा था। यस, इंडिया का रेफरेंस आ गया, और वो बिल्कुल एक ब्रह्मचारी बना हुआ था, और वो उसे कहता है कि अब वो तिब्बत जाने वाला है। फिर हमें फ्रेंड दिखाया जाता है जो लोगों को कहता है कि अब हमें मेरे ड्रीम को पूरा करना होगा, और मेरा ड्रीम है वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट। दिसंबर 2000 तक ये दुनिया खत्म होने वाली है। चैप्टर 16 to 20। फिर हमें एक बहुत गरीब बंदा दिखाया जाता है जिसे वो लोग गॉड भी कहते हैं, क्योंकि जो भी वो सपना देखते हैं वो सच हो जाता है। वो जाते उधर रहते हुए लोगों से कहता है आज बच्चों से बचकर रहना। उसके बाद वो केंजी की दुकान पर जाकर एक पैकेट उठाकर कहता है कि ये एक्सपायर होने वाला है, और बड़ी चालाकी से फ्री में वो उसे वहां से ले आता है। उसके बाद रात में हम देखते हैं कि जिसको उसने बच्चों से बचकर रहने के लिए कहा था उसे कुछ बच्चे मार रहे थे। वो पता नहीं कैसे
लेकिन उन सब बच्चों का उन्हें नाम बता देता है और उन्हें थ्रेट करके उन्हें वहां से भगा देता है। रात में उसे एक भयानक सपना आता है जिसमें एक रोबोट सब कुछ तबाह कर रहा था। वो कहता है ये सपना फिर से। फिर हमें दिखाया जाता है कि काना की वजह से केंजी को अपने जॉब में अपने बॉस से काफी डांट पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी वो काना को अपने साथ ही रखता था। फिर हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं कि केंजी की बहन ने उसके लिए क्या क्या किया था और वो उसका कितना ज्यादा ख्याल रखती थी। उसके बाद केंजी को अपनी बहन के ड्रॉर में एक लेटर मिलता है जो अंदर कुछ छुपा हुआ था। उसमें लिखा था योर प्लान एंड माई प्लान वर द सेम, व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज टू मीट अ पर्सन विद द सेम प्लान एज आई एम। और उसमें से वही सिंबल निकलता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ केंजी को एक गिटार पसंद आया था, लेकिन वो काफी महंगा था। लेकिन बाद में वही गिटार उसकी बहन उसे गिफ्ट करती है। यही से पता चल रहा था कि वो केंजी का एक माँ की तरह ख्याल रखती थी और इसीलिए केंजी भी काना का इतना ख्याल रखता था, यहाँ तक कि वो काना के लिए अपने बॉस से भी लड़ जाता है। उसके बाद केंजी अपनी माँ से उस लेटर के बारे में पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उसके बहन के बॉयफ्रेंड का लेटर था, लेकिन उसकी मौत ट्रेन की पटरी में गिरने से हो गई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसे धक्का दिया गया था। फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट में उसकी बहन का बॉयफ्रेंड जो उसे बताता है कि वो 2 दिन में उसका ट्रांसफर कुआलालंपुर में हो जाएगा और वो उसे अपना एड्रेस देता है और कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे स्टेशन पर कोई पीछे से आकर धक्का देता है और उसकी मौत हो जाती है। और जो बंदा उसे धक्का देता है वो एक कॉलेज स्टूडेंट ही था। फिर वो एक कॉलेज की लड़की से बातें शादी करने लगता है और उससे दोस्ती बढ़ाने लगता है। फिर जाकर वो कैफे में एक बंदे से मिलता है, मैंजो में इंशु। फिर हमें पता चलता है कि उससे एक काम फ्रेंड नहीं कराया था और जिस लड़की को वो अभी पटा रहा है वो भी फ्रेंड का ही प्लान का पार्ट है, क्योंकि वो प्रोफेसर शिकिसामा की बेटी है जो कि रोबोट कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट है। और फिर से हमें दिसंबर 2000 दिखाया जाता है जहाँ रोबोट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में केंजी अपनी बहन के साथ आइसक्रीम खा रहा था और आसपास की दुकानें जैसे कि कैफे सैन फ्रांसिस्को और स्नैक लंदन को देखकर केंजी सोचता है कि बड़ा होकर मैं इन दुकानों पर जाऊंगा। फिर हमें प्रेजेंट की खबर दिखाई जाती है जहाँ सैन फ्रांसिस्को में वो वायरस आउटब्रेक हो गया है और कई सारे लोग मारे गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ वो गॉड और गरीब लोग रहते थे वहीं एक घायल आदमी उनके एक टेंट में पड़ा हुआ था। वो उनसे केंजी को लाने को कहता है। उसके बाद गॉड और उसका दोस्त उसकी दुकान से एक चीज उठाकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे केंजी उनका पीछा करता है और वो उस आदमी तक पहुंच जाता है। वो उससे कहता है मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम तक पहुंच पाया हूँ ये बताने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। केंजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहा है। वो कहता है फ्रेंड ने सैन फ्रांसिस्को में वायरस स्प्रेड किया था, अब अगली लोकेशन क्या होगी तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, तुम उसे जानते हो और ये सारे आइडियाज जो वो यूज कर रहा है ये असल में तुम्हारे ही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। चैप्टर 21 to 25। फिर से हमें 1969 में दिखाया जाता है केंजी ओचो और उसके दोस्त बात कर रहे थे कि इविल गाइस दुनिया पर कब्जा कैसे करेंगे। ओचो कहता है जम से, क्योंकि बम वगैरह से सिटी तबाह हो सकती है। फिर केंजी बताता है लोकेशन की वो कहाँ अटैक करेंगे। वो फिर कैफेज के नाम लेता है, कैफे सैन फ्रांसिस्को, स्नैक लंदन। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वो बंदा कहता है सैन फ्रांसिस्को के बाद क्या होगा। केंजी को सब याद आता है और वो कहते हैं लंदन होगा तो तुम ही हो वो। अच्छा तो फिर ये लेजर गन का आइडिया भी तुम्हारे ही होगा। केंजी कहता है ओचो ही फ्रेंड है ना। वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने तुम्हारे दोस्त डोंकी को छत से नीचे फेंका तो उसकी बातें सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी एक डाउट बैठ गया था कि फ्रेंड सही बंदा नहीं है। डोंकी के बारे में सुनकर केंजी उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो अपनी आखिरी सांस में कहता है ये डोंकी का लेटर है तुम्हारे लिए, पुलिस के पास मत जाना, वो सब मिले हुए हैं। You are the only one who can save the world. And then he died. फिर वो उसकी बॉडी को ब्रिज के नीचे नदी में फेंक देते हैं। गॉड केंजी से कहता है अब क्या करोगे तुम। ये सब बातें सुनकर केंजी पागल हो रहा था, वहां से भाग कर जाता है और कहता है बहनचोद मैं क्या करूं। उसके बाद वो घर आकर अखबार में न्यूज पढ़ता है तो इस बार लंदन उस वायरस का शिकार बना था। उसके बाद वो अपना पेपर देखता है जिसमें वो लेजर गन और रोबोट बना हुआ था। फिर उसे फ्रेंड का प्लान समझ में आने लगता है। उसके बाद वो डोंकी का लेटर पढ़ता है जिसमें वो उसे बताता है कि उसे पहले लगा था कि तुम फ्रेंड हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम तो अपनी शॉप पर ही बिजी रहते हो तो मैं समझ गया कि तुम वो नहीं हो। फिर केंजी गुस्से में गिटार निकालकर उसे तेजी से बजाने लगता है और फुल वॉल्यूम में वो पूरी रात उसे बजाता है जब तक उसके वायर नहीं टूट जाते। और उसके अंदर अब क्लियर गोल था कि उसे दुनिया को बचाना ही होगा। अब वो एक एक करके अपने दोस्तों के पास जाता है ये सोच कर कि वो उसकी मदद कर पाए।
लेकिन जब वो उनकी जिंदगी देखता है तो उसे लगता है कि इन्हें इनकी अच्छी लाइफ से निकाल कर इस मामले में घसीटना ठीक नहीं रहेगा। फिर उसे फ्रेंड के कॉन्सर्ट का पोस्टर दिखता है। वो लेजर गन रख कर डिसाइड करता है वहां जाने को। हम देखते हैं कि वहां पहले दो कॉमेडियन स्टैंड अप कर रहे थे और उनके जोक इतने फनी भी नहीं थे, लेकिन केंजी के अलावा सब वहां मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। उसके बाद एक बैंड का परफॉर्मेंस होता है, लेकिन अभी भी केंजी चुपचाप सीरियस बैठा हुआ था। उसे ऐसा देखकर वो सिंगर केंजी को स्टेज पर बुलाता है। केंजी उस सबको हटाकर खुद स्टेज पर जाता है और उससे माइक ले लेता है और उन सारे लोगों से कहता है कि ये जो फ्रेंड है तुम्हारा, ये सिर्फ एक मर्डरर है, इसने जाने पता नहीं कितने लोगों का मर्डर किया। और तभी उसे पीछे से आवाज आती है, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लेस केंजी कुन। तभी पीछे हवा में उड़ता हुआ फ्रेंड आता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ पहली बार काना भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं पूरा स्टेडियम फ्रेंड फ्रेंड चिल्लाने लगता है। फिर वो नीचे उतर के केंजी के पास आता है तो वो देख हैरान हो जाता है कि उसने एक निंजा हथौड़ी का मास्क लगा रखा था। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया या। फिर से वो केंजी से पूछता है व्हाट्स नेक्स्ट। फिर केंजी याद करता है और कहता है ओसाका। वो कहता है सही कहा। फिर वो सब लोगों को कहता है लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रेट प्रोफेट केंजी। और फिर सब के सब केंजी चिल्लाने लगते हैं। केंजी उस पर गन पॉइंट करके कहता है तुमने डोंकी को मारा था, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो कहता है तुम मुझे गोली नहीं मार सकते क्योंकि मैं ही काना का बाप हूँ। अब केंजी इस वक्त ब्लैंक हो जाता है क्योंकि उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। फिर वो भीड़ उसे पकड़कर आराम से बाहर निकाल देती है। बाहर बैठा वो याद करने की कोशिश करता है कि साला ये है कौन। चैप्टर 26 to 30। हम देखते हैं कि वो दोनों कॉमेडियन बाहर खड़े अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी वो मास्क पहन लेते हैं और फिर वहां एक पुलिस वाला जाता है। वो दोनों उसके ऊपर एक सोल्यूशन डाल देते हैं जो कि वही वायरस था और उसके शरीर से बुरी तरह खून बहकर उसकी मौत हो जाती है। और फिर अखबार में खबर आती है पैलेस ऑफ लाफ्स में वायरस के अटैक से कई सारे लोग मारे गए। और फिर युकीजी को केंजी बताता है कि ये भी उसी का प्लान था, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ये सारे प्लान्स बनाए थे बचपन में। युकीजी कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने ये सारे प्लान्स ईवल से लड़ने के लिए बनाए थे। वो कहती है कल क्लास रियूनियन है जिसमें लगभग सब आएंगे, शायद उसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। अगले दिन क्लास रियूनियन में लगभग सभी लोग आए थे, यहाँ तक कि उनका क्लास टीचर भी, लेकिन काम में बिजी होने के कारण युकीजी नहीं आ पाती। उधर ही केंजी का एक और दोस्त भी आता है जिसे वो पहले पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आता है उसका नाम फुकेबी था। वो कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, क्या है कि मेरी वाइफ एक किसी कल्ट में फंस चुकी है और जब मैंने उस कल्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उसके वर्क को देखकर मुझे लगा कि वो शायद तुम चला रहे हो या उच्चू। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारे ग्रुप में एक और बंदा था जिसकी शक्ल और नाम मुझे याद नहीं आ रहा। एक दिन जब मैं वो तुम्हारी बुक ऑफ प्रोफेसी पढ़ रहा था जिसमें तुम्हारे सारे प्लान्स लिखे हुए थे तो वो मेरे पीछे से आकर उसे देखने की जिद करता है। केंजी कहता है शायद वो लास्ट पर्सन ही। तभी उनका क्लास टीचर आता है और फिर वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले मेरे से एक पुलिस वाले ने भी हमारी क्लास के बारे में कुछ पूछा था। तुम सबको याद है क्लास में एक बार जब सारी स्पून टेढ़ी हो गई थी तो मैंने क्लास में सबकी आंखें बंद कराकर कल्प्रिट को हाथ खड़ा करने को कहा था ताकि दूसरों को पता न चले, लेकिन अब मुझे याद नहीं कि वो बच्चा कौन था। तभी नशे में मोचान कहता है चलो सेन से दोबारा वही करते हैं। वैसे भी यहाँ लगभग पूरी क्लास प्रेजेंट है। और फिर से वो सब आंखें बंद करते हैं और फिर टीचर सवाल करता है और फिर वो सब अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन अभी भी हमें कल्प्रिट के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पार्टी खत्म होने के बाद फुकेबी को केंजी घर ले जाकर छोड़ता है जहाँ उसके बच्चे भूखे थे। केंजी फिर उनके लिए खाना बनाने के लिए जा रहा होता है कि तभी नशे में फुकेबी कहता है मुझे उसका नाम याद आ गया, वो लास्ट बंदे का नाम था सादाकियो। केंजी उसके बच्चों को खाना बनाकर खिला देता है और फुकेबी के पास जाकर कहता है इसका मतलब सादाकियो ही फ्रेंड है। वो कहता है केंजी तुम्हारी बुक ऑफ प्रोफेसी से हम फ्रेंड के अगले मूव का पता कर सकते हैं। केंजी कहता है वो तो मैंने पता नहीं कितने सालों पहले फेंक दी, लेकिन देखता हूँ अगर वो मुझे मिल जाए कहीं। उसके बाद वो अपने दोस्त मारुओ के घर आकर एलिमेंट्री स्कूल की एल्बम चेक करने लगता है कि कहीं से बस उससे सादाकियो का फेस दिख जाए, लेकिन फिर मारुओ बताता है सादाकियो तो 5th ग्रेड में ट्रांसफर होकर आया था, उसकी पिक्चर इनमें नहीं होगी और वैसे भी बाहर मैंने हर वक्त उसे मास्क में ही देखा था और तुम्हें पता है वो स्कूल में काफी बुली होता था, इसीलिए शायद वो क्लास रियूनियन में भी नहीं आया। फिर केंजी दोबारा अपने बचपन की बातें याद करता है और फिर उसे याद आता है कि उन्होंने एक बार सोचा था कि वह लोगों के दिलों में दहशत मचाने के लिए कहां अटैक करेंगे, जिस पर ओच्चू कहता है एयरपोर्ट पर ब्लास्ट सही रहेगा। अब केंजी को याद आता है कि युकीजी कस्टम ऑफिशियल्स में है और अब उसकी जान खतरे में है। वो तुरंत वहां से भागता है एयरपोर्ट के लिए। दूसरी तरफ गॉड को सपना आता है एक बड़े ब्लास्ट का।
एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि युकीची के डॉग ने गलती से आटे को ड्रग समझ लिया था, लेकिन युकीची को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका डॉग ही ऐसी मिस्टेक कर सकता है। तभी वो बंदा उसे जाते हुए देखता है जिसके बैग में उन्हें आटा मिला था। वो उसे जाकर माफी मांगती है। वो कहता है इट्स ओके, और फिर हम देखते हैं कि ये तो वही स्पून टेढ़ी करने वाला मांजो में इंचू था। तभी वहाँ केंजी आता है और तभी अचानक से उसका कुत्ता फिर से मांजोमे के ऊपर चढ़ने लगता है, जिसमें उन्हें उसकी टी शर्ट दिख जाती है। केंजी कहता है इसके बैग में बॉम्ब है, ये फ्रेंड का एक बंदा है और ये यहाँ एयरपोर्ट को उड़ाने के लिए आया है। वो कहता है तो केंजी के हिसाब से इसमें बॉम्ब है और युकीजी के हिसाब से इसमें स्पेशल पाउडर। फिर वो गाड़ी में बैठते हुए कहता है युकीजी इज राइट, तुम्हारे कस्टम ऑफिशियल्स के ऊपर के बंदों को भी हमने खरीद रखा है। वैसे टाइम हो गया है ब्लास्ट का। वैसे केंजी तुम्हें याद है कि ये वही एयरपोर्ट है जिसकी तुमने बात की थी उड़ाने की। केंजी कहता है वो हनीदा एयरपोर्ट है और हमें दिखाया जाता है कि वो एयरपोर्ट पंप से उड़ जाता है। वो उससे कहता है केंजी यहाँ खड़े होकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, फ्रेंड के कुछ लोग उसकी बेटी काना को देखने के लिए तुम्हारी दुकान पर पहुंच गए होंगे। हम देखते कि उसकी शॉप में कई सारे फ्रेंड के लोग वहां आ गए थे और फिर वो आकर उनसे काना को छुड़ा लेते हैं और कहते हैं दिस इज द फेटेड चाइल्ड। तभी काना जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद वहाँ जो लड़की काम करती थी एरिका, वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसका फिर वो सब पीछा करते हैं, लेकिन वो उन सबको चकमा देकर वापस दुकान में आ जाती है और फिर वो गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तभी केंजी वहाँ आकर काना को लेकर वहाँ से भाग जाता है और युकीजी और उसका कुत्ता आकर उन्हें केंजी का पीछा करने से रोक लेते हैं। वो सब कहते हैं ये प्लान तो फेल हो गया और जो इस प्लान का लीडर था वो उसे दोषी ठहराने लगते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं और उसी का दोस्त उसके सामने आग जलाता है। वो उसे कहता है ये क्या कर रहे हो, हम तो फ्रेंड हैं। तभी युकीजी केंजी को आवाज लगाती है और वो पीछे देखते तो उनकी शॉप पूरी जल चुकी थी और बस यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर तुम नए हो और तुमने मेरी बज़र की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और हाँ डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम बताइए आज के लिए बस करते हैं। आरेगा तो